जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक कुमार सैनी और मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी सिलेबस को डिकोड करने के लिए। मैंने GS4, GS3, GS1, GS2 को डिकोड कर लिया है सिलेबस को। अब है GS1 की बारी। देखिए, सिलेबस को जानना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये इसी तरीके से है, अगर आपको दुश्मन को हराना है तो दुश्मन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूपीएससी का जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, ये एक हमारा युद्ध है जिसमें दुश्मन सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन है। अब इसको जानने के लिए हमें वीकनेस और इसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, जिसको हमें सिलेबस से समझना होगा। अब इसको समझते हैं किस तरीके से GS1 का सिलेबस हमारा फ्रेम हुआ है, किस तरीके से हमें उसे पढ़ना है। ठीक है, ये यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पार्ट है और उसमें ही ये सिलेबस मेंशन है, तो मैं वहीं से समझाऊंगा। तो GS1 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर भी बोल देते हैं सॉरी। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। देखिए, इसमें कभी कभी ना एक मीम आपने कहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे कि GS1 क्यों बोलते हैं, इसको तो पूरा जिला घोषित कर देना चाहिए, जैसे एक मूवी का डायलॉग है। क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में सब कुछ आ जाता है आपका, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, और इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब मैं बताऊंगा, कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो आते भी नहीं है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो ये क्यों लिख रहे हो, सिर्फ इसमें मॉडर्न आता है ना। पर नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। ज्योग्राफी, वो भी वर्ल्ड की और इंडियन दोनों, प्लस सोसाइटी। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। और एक टॉपिक रह गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस। इतने सारे टॉपिक हैं। ठीक है, अब मैं ये वाला जो पॉइंट है ये आपको समझा देता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि यार मिडाइवल से या मॉडर्न से, एंशियंट से क्वेश्चन नहीं आता, वो तो सिर्फ मॉडर्न से आता है। हाँ, आपकी बात ठीक है, पर यूपीएससी डजंट फॉलो द बेसिक रूल। वो उसमें ना कहीं लूप होल देखता है। जैसे वो एंशियंट को मर्ज कर देगा आर्ट एंड कल्चर के साथ, मिडाइवल को मर्ज कर देगा आर्ट एंड कल्चर के साथ, तब आप क्या करोगे? तो आर्ट एंड कल्चर के थ्रू वो इन दोनों को पूछ लेता है। अब जैसे उन्होंने चोलास पे क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे उन्होंने अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक पे पूछ रखा है ना। तो ये किसका पार्ट है? ये सारे एंशियंट के पार्ट है। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम इसको सिलेबस को एक एक करके पढ़ते हैं। इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। इंडियन कल्चर की बात करिए इसने कि इसमें आर्ट फॉर्म्स होंगे, लिटरेचर होगा, आर्किटेक्चर होगा, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। देखिए, जब एक चीज़, इसको आर्ट फॉर्म से आप क्या क्या समझते हैं? आर्ट फॉर्म बहुत तरीके के होते हैं। पपेट्री हो गया, या फिर म्यूज़िक हो गया, या डांस हो गया, बहुत तरीके के आर्ट फॉर्म होते हैं। उसके मेजर जो चीज़ें हमें पढ़नी होगी। ठीक है, और करंट अफेयर में जो आएगा उसको हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे जो असम का एक चेराई मोराई डैम है, वो करंट में था, तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अहोम किंगडम का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। ठीक है, फिर लिटरेचर का वो पूछ सकता है कि लिटरेचर हाउ इट हैज़ इवॉल्व इन आवर हिस्ट्री, तो वो पूछ सकता है कि साइंटिफिक लिटरेचर और ड्रामेटिक लिटरेचर, ये तरीके से पूछ सकता है। फिर आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। आर्किटेक्चर में आपका बहुत सारे आर्किटेक्चर आ जाएंगे, टेम्पल्स आ जाएगा, केव्स आ जाएंगी, स्तूपाज आ जाएंगे, पिलर्स आ जाएंगे। ठीक है, मिडाइवल टाइम में क्या आ जाएगा? मॉस्क आ जाएंगे, फोर्ट, टॉम्ब्स, ये सब आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो आपको ये आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम
about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues। मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी क्या बोल रहा है ये? 1757 है ना, until the present, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है ना, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा भी है। अब इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे वहाँ पे जो हमारी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें क्या क्या हुआ, ब्रिटिशर्स कब आए, ब्रिटिशर्स कैसे कैसे स्प्रेड हुए ऑल ओवर इंडिया, क्या 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 फैक्टर थे उनके स्प्रेड के लिए, और जो अपराइजिंग हुई है कि रीजनल अपराइजिंग, नेशनल अपराइजिंग, और नेशनल मूवमेंट कब से शुरू हुआ है, कांग्रेस कब फॉर्म हुई, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस इसमें जो उनका फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, वो होता है कि वुमेन या फिर किसी ग्रुप का कंट्रीब्यूशन इन नेशनल मूवमेंट, इस तरीके से वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आ गया ना, तो वो आपको ये पार्ट्स जैसे इस तरीके से तैयार करना होगा। ये आपका इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर ट्राइबल एरियाज़ के क्या कंट्रीब्यूशन है, मुंबई रीजन का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस तरीके से तैयार करना होगा। फिर कंट्रीब्यूशंस हो गया, वेरियस फ्रीडम स्ट्रगल्स की वेरियस स्टेजेस कौन कौन सी होंगी, कि 19th सेंचुरी में क्या था, 20th सेंचुरी में क्या कंट्रीब्यूशन था, कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स थे, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, इसमें आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा, मतलब नाम तो सुना है, पर सुना होगा कि उन्हें यूनिटी मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस का अगर आप पढ़े हुए तो इनके बिना आप कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे विनोबा भावे प्लस जेपी नारायण, ये कुछ कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं, बिना इनके पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन हम नहीं पढ़ सकते। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कंसोलिडेशन कैसे कैसे हुआ। 565 प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, अगर कंसोलिडेशन नहीं होता तो 565 नेशंस बनते, पर इनको कंसोलिडेट किया गया और इंडिया फॉर्म हुआ। तो ये कैसे कैसे फॉर्म हुआ, कौन कौन सी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई, पुलिस एक्शन किया, प्लेबिसाइट किया, या फिर उनको धमकाया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. their forms and effect on the society। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री कोई ऐसे बोलता है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री तो इतना ज़्यादा है, उसको तुरंत मना कर देना कि यार तुझे पता भी है सिलेबस में क्या मेंशन है। सिलेबस में जो मेंशन है हमें सिर्फ वही तैयार करना है। क्या मेंशन है? 18th सेंचुरी, 1700 के बाद जो वर्ल्ड में मेजर सिग्निफिकेंस हुए इवेंट, वो क्या है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसमें आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या क्या रीज़न थे उसके स्प्रेड के, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, तो यह आपको पता होना चाहिए। फिर वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 कब कब हुए हैं, क्यों हुए हैं, कौन से कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, क्या उससे सीख मिली है, और बस इस तरीके से आपको ना सब तैयार करना पड़ेगा। इंडिया का रोल क्या था वर्ल्ड वॉर में, ये सब। रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज कैसे कैसे बनी है, जैसे इंडिया, दिस इज इंडिया, ये मैकमोहन लाइन, ये रेड क्लिफ लाइन, ये बाउंड्रीज कैसे बनी है, किसने बनाई है, ये तो इंडिया की होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि हर नेशन का आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप का आपको पता होना चाहिए, या फिर इसके अलावा रशिया का आपको पता होना चाहिए, इन सब का आपको पता होना चाहिए। फिर कॉलोनाइजेशन,
डीकोलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन क्यों हुआ? कॉलोनाइजेशन के एक सिनोनिम है इम्पीरियलिज्म। जिनको डिफरेंस नहीं पता प्लीज़ आप अपने नोट्स बनाइए और उसमें समझिए कि इम्पीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन में क्या अंतर है। फिर अगर कॉलोनाइजेशन हुआ था, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड आपने देखा होगा कॉलोनाइजेशन था, अमेरिका तक कॉलोनी बनी थी, तो उस डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, क्या फैक्टर्स थे डीकोलोनाइजेशन के, फिर उनकी अलग अलग वो रहेगा। जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन टू डीकोलोनाइज अमेरिका, है ना। इस तरीके से चाइना का भी डीकोलोनाइजेशन हुआ, इंडिया का भी हुआ, ये अफ्रीकन कंट्रीज है उनका भी हुआ। तो आपको ये मेजर ना ऐसे ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, तीनों में अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी फिलोसफी हैं पर उन पे ज़्यादा ध्यान ना देखें, ये आपको पता होना चाहिए। मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए, कहाँ कौन सी कंट्रीज़ फॉलो कर रही थी कौन सी फिलोसफी को, वो पता होना चाहिए। उनके क्या फॉर्म है, इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। कम्युनिज्म का क्या इफेक्ट है सोसाइटी पे, कैपिटलिज्म का क्या इफेक्ट है, सोशलिज्म का क्या इफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट्स बना लेना प्लीज़ इन पे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडियन सोसाइटी के क्या क्या सेलिएंट फीचर हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली है, ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी है। देखिए सेलिएंट फीचर एक तो इन्होंने यही दे दिया, सिग्निफिकेंट वाला, मेजर वाला, कि डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है, सेकुलर है, ये सारे सेलिएंट फीचर्स हैं। तो आपको इसके नोट्स तैयार करने पड़ेंगे और इंडियन सोसाइटी को एक कॉम्प्रिहेंसिवली अम्ब्रेला टर्म लेके इसको समझना पड़ेगा। इंडियन सोसाइटी ना, जब मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा था तो मैंने इंडियन सोसाइटी को कुछ टर्म्स में डिवाइड कर रखा था कि ये जो है रिलेशंस होता है, ये जो होता है ये कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे डिवाइड कर रखा था, जिससे कि मेरा जो ये तैयारी थी इंडियन सोसाइटी की बहुत आसान हो गई थी। स्टेक होल्डर्स में वुमेन आ गई, ठीक है, जनरल कास्ट वाला फैक्टर आ गया, ठीक है, और इसमें रिलीजन आ गया। रिलीजन में कौन कौन से, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, इस तरीके से। रिलेशंस में जो रिलेशन होते हैं कैसे, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड वाला। दूसरा, फैमिलीज़ में रिलेशन कैसे होता है, रिलेटिव्स में, किन में रिलेशन कैसा होता है, ये सब। और ये पूछता है यूपीएससी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज़, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। भाई साहब, यूपीएससी चाह रहा था कि सब कुछ एक ही लाइन में लिख दें, तो उन्होंने ऐसे ही किया है कि रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको अलग तैयार करना पड़ेगा। पॉपुलेशन इंडिया की जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट है, तो उससे क्या क्या इश्यूज़ हैं। पहले तो पॉपुलेशन का डाटा पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन का डाटा कि कितने पॉपुलेशन है, ठीक है, सेंसस 2011 ही आया है अभी, उसका आपको डाटा पता होना चाहिए। प्लस ये आपका रिलीजन वाइज आपको पता होना चाहिए, कास्ट वाइज, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कितने कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है वो पता होना चाहिए। इसके इश्यूज़ पता होने चाहिए, पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इश्यूज़ पता होने चाहिए। अर्बनाइजेशन कितना रेट है, सेंसस 2011 के हिसाब से 31% के आसपास अर्बनाइजेशन रेट है। अर्बनाइजेशन कहाँ कहाँ ज़्यादा है, टीयर 1 में, टीयर 2 में ये सुपर सैचुरेटेड बनते जा रहे हैं, टीयर 1, टीयर 2 को सैटेलाइट टाउन्स बनते जा रहे हैं। ये आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए कि सैटेलाइट टाउन क्या है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखिए प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन के अगर मैं समझाना शुरू करूँ ना 3 घंटे कम है उसके लिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है यार। आप पेस्टल अप्रोच लगाओ उसमें, PSTL। पॉलिटिकल अलग प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, लीगल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिर उनकी रेमेडीज़, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए और क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, और ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। और जब आप ये सोसाइटी पढ़ोगे ना, सोसाइटी में सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स पढ़ोगे या रिलेशंस पढ़ोगे, तो उसमें ना हर उसमें
सब टॉपिक में आप ग्लोबलाइजेशन को ऐड कर देना कि ग्लोबलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कि डाइल्यूशन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि कास्ट सिस्टम इज बीइंग इरेज्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसमें पूछा था उन्होंने कमेंट। तो देखिए, कास्ट सिस्टम ऐसा नहीं है कि अभी का बना हुआ है, ये पहले वर्णा सिस्टम था वैदिक टाइम में, फिर वर्णा के बाद ये कास्ट सिस्टम बना। ठीक है, तो ये इसके रूट्स बहुत गहरे हैं और इतनी मजबूत चीज़ होती है ना जो उसमें सोसाइटी में इंटरनलाइज्ड होती है, वो एकदम से नहीं जाती, उसको जाने में टाइम लगेगा। तो हाँ, ग्लोबलाइजेशन कास्ट जो सिस्टम है उसको कम कर रहा है पर ख़त्म नहीं कर सकता, वो डाइल्यूट कर रहा है। और गांधी जी भी तो यही बोलते थे कि कास्ट सिस्टम बुरा नहीं है पर कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी बुरी है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि कम्युनलिज्म इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। कम्युनलिज्म कैसे कैसे इंडिया में स्प्रेड हो रहा है, क्या इश्यूज़ हैं, सेकुलरिज्म और रीजनलिज्म। ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में पूछा था। क्या पूछा था? इक्विटी, इक्वालिटी और एक और था, कुछ था है ना, तो वो इन तीनों में अंतर बताना था विद एग्जाम्पल, वो आपको देखना पड़ेगा। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, अब आगे ज्योग्राफी का पार्ट, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के क्या क्या सेलिएंट फीचर हैं। देखिए, ज्योग्राफी ना बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। पर फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी भी ऐसी है, इसमें आपको सॉइल पढ़ना होगा, रॉक पढ़नी होगी, माउंटेन्स पढ़ने होंगे, रिवर पढ़नी होगी, मिनरल्स पढ़ने होंगे, मतलब मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा, ओशनोग्राफी, ओशंस पढ़ने पड़ेंगे, वेव्स पढ़नी पड़ेगी, सबके आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, ये मेन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट। इसमें रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आजकल न्यूज़ में क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना, ये तो मैं करंट का बता रहा हूँ, पर इसके अलावा बेसिक जो है, आयरन कहाँ ज़्यादा है, कोल कहाँ ज़्यादा है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। इसके साथ साथ एनर्जी के रिसोर्सेज भी हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ क्या है। साउथ एशिया में पूछा है इन्होंने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूछा है। फिर फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स क्या है, प्राइमरी नहीं, इनके तो फैक्टर्स हो गए रिसोर्सेज के, प्लस यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के क्या क्या फैक्टर्स हैं ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ कैसी कैसी होती हैं। प्राइमरी हो गई जो माइनिंग की हो, सेकेंडरी हो गई जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस, इसको जो यहाँ से माइनिंग होकर आया है उसको प्रोसेस करें, रॉ प्रोसेसिंग, जो कि रॉ मटेरियल बनेगा फॉर टर्शरी के लिए। टर्शरी कार इंडस्ट्रीज़, इनकी लोकेशंस का कौन सा फैक्टर है जो इनकी लोकेशन को बताता है कि यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें आपने वो पढ़ा होगा, वेट अ सेकेंड, सॉरी मुझे याद नहीं आ रही, एक थ्योरी है लीस्ट लोकेशन थ्योरी, तो वो आपने पढ़ी होगी, वो इसमें कहीं ना कहीं आप यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, volcanic activities, cyclone, geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies, ice caps and in flora, fauna and effects of such changes। अब जियोफिजिकल फिनोमिना, ये तो स्टैटिक की बात कर दी इसने, ये वाली दो चीज़ें, और ये वाली जो है वो थोड़ा डायनेमिक, जो फिनोमिना होता है उसका, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, और दूसरा इसका क्या इम्पैक्ट होता है, सुनामी का भी सेम, वॉल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन, ये चार तो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। इनके साथ साथ जो करंट अफेयर में होता है वो ये पूछ लेते हैं, जैसे स्टैम्पेड का वो पूछ सॉरी स्टैम्पेड तो उसका नहीं है, लैंडस्लाइड का ये पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे धराली लैंडस्लाइड हुआ था अभी 2025 में,
वो पूछ सकते हैं। जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल। अब उनके लोकेशंस कैसे कैसे चेंज हो रही है। मान लीजिए अर्थक्वेक इंडिया में नेपाल में हुआ तो 2015 में, पर अभी अर्थक्वेक जो है ये वेस्टर्न घाट्स में भी बहुत होता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होता है। तो वो लोकेशन कैसे कैसे चेंज हो रही है। प्लस लोकेशन चेंजेस इन्होंने इसमें भी पूछा है। वाटर बॉडीज आइस कैप्स में, आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वाटर बॉडीज श्रिंक हो रही हैं, ठीक है। और इसमें आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट हो रहा है, श्रिंकिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर फ्लोरा और फोना ऑफ, अब देखिए वाटर बॉडीज जब चेंज होंगी या फिर कुछ भी ज्योग्राफी में चेंज होगा तो फ्लोरा और फोना पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। जैसे करंट में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पे चल रही है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइब्स, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की कोरल्स, वहाँ के मैनग्रोव्स, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगी इसकी वजह से, ठीक है। अभी शायद 2 लाख करोड़ या फिर 2000 करोड़ इतने का वहाँ का प्रोजेक्ट जो है वो पास हुआ है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता, मतलब जैसे करंट अफेयर का ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो आप ये कम से कम एग्जाम्पल में तो लिख सकते हो, केस स्टडी में लिख सकते हो कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज अफेक्टिंग सच ट्राइब्स, शॉम्प एंड निकोबार इज इन अंडमान निकोबार। तो आपको इस तरीके से आपके नोट्स बनाने होंगे। और ये हमारा सिलेबस का जो है जीएस का वो पार्ट ख़त्म हुआ है। अब मुझे आशा है कि आपको ये जो सीरीज़ थी अपनी जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको कैसे तैयार करने हैं, क्या क्या उनके डीप में पढ़ना पड़ेगा, वो आपको हेल्पफुल होगा। देखिए अगर आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि सिलेबस को पहले जाने, और ये वीडियो के थ्रू आप बहुत बड़े से जान सकते हैं। परंतु अगर आप मिड में हैं तो मुझे लगता है फिर आपने अधिकतर चीज़ें पढ़ ली होंगी, खुद से भी समझ सकते हैं। पर अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि आपका कोई टॉपिक तो नहीं छूटा। अगर छूटा है तो वो तैयार उसके नोट्स बना लें, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये तैयार करना होगा। सो थैंक यू। और कुछ अगर हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें।